नमस्कार, आपका स्वागत है डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके हमारी संस्कृति के क्षेत्र से भी। क्योंकि इस वक्त छठ महापर्व की हो चुकी है शुरुआत और बिहार के सियासी रण में भी हर वक्त कुछ नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। इस पर होगी हमारी खास बातचीत। ग्राउंड जीरो से सीधे आपको दिखाएंगे सटीक तस्वीरें। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुर्खियों के साथ। बिहार चुनावी रण में दिग्गजों ने बढ़ाया सियासी पारा। अमित शाह का ताबड़तोड़ रैलियां, नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेता भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। बिहार चुनाव में अब पोस्टर वॉर की दस्तक। तेजस्वी के नायक वाले पोस्टर भाजपा का तंज। कहा विपक्ष के पास नहीं बचा कोई मुद्दा। पाकिस्तान पर भड़का FATF। शाहबाज मुनीर को दी सीधी चेतावनी। कहा गिरे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब टेरर फंडिंग की छूट नहीं। सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने रखा 237 रन का लक्ष्य। हर्षित राणा के 4 विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलिया की पारी 236 रन पर सिमटी। और नहाए खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हुई। छठी मैया के गीतों के बीच भक्ति में डूबे श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की है, जहां पर हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार चुनाव में सियासी जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, रैलियों से लेकर पोस्टर वॉर तक। इसी कड़ी में आज आरजेडी ने पटना स्थित अपने कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का नया पोस्टर जारी किया। तेजस्वी के पोस्टर पर बिहार का नायक लिखा है। हालांकि विवाद तब शुरू हुआ जब गुरुवार को महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आई। महागठबंधन के अन्य नेताओं को जगह नहीं दी गई। इस पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि बिहार में वोट राहुल गांधी की तस्वीर पर पड़ने वाला है, किसी और पर नहीं। वहीं भाजपा ने भी मौका नहीं गंवाया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर निशाना साधते हुए लिखा था कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन तस्वीर सिर्फ एक। राहुल गांधी और कांग्रेस का सम्मान चोरी। क्या कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी गई है? यानी पोस्टर ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में असली चेहरा कौन है? तेजस्वी के नायक वाले पोस्टर ने बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि SIR के मामले में जो वोट चोरी का यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निकाला था, बाद में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी करके भाग गया था राहुल गांधी यहां से। तो ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नायक नहीं खलनायक हैं। ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और VIP चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी CM का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपनी भागीदारी की मांग उठाई जा रही है। कुछ मुस्लिमों ने सोशल मीडिया में महागठबंधन के फैसले की आलोचना भी की है। इसके लिए उन्होंने अपनी जनसंख्या का हवाला दिया। डिप्टी CM फेस को लेकर जारी बहस के बीच
लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिमों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। चिराग ने इस बात को लेकर भी दुख जताया कि इसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने महागठबंधन के सीएम फेस और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के 20 साल में जो नहीं हुआ 20 महीने में पूरा करने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 20 महीने में विकास की बजाय वापस जमीन हड़पने और अपहरण उद्योग को वापस लाने का काम करेंगे। 20 महीने में वो कर दिखाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। महिलाओं का उत्थान, गरीबों का उत्थान, किसानों का उत्थान और युवाओं का उत्थान उनके नियत में है ही नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हर दल चुनावी प्रचार में जुटा है। इस कड़ी में प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। जन स्वराज पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान नीतीश कुमार, भाजपा और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के सामने जन स्वराज के रूप में बेहतर विकल्प है। बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प, जन स्वराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 बरस से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन स्वराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए। बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में लगातार 15 वर्षों तक राज्य मंत्री रहे उदित राय पार्टी के पुराने और कद्दावर नेता हैं। राजद सुप्रीमो के करीबी कहे जाने वाले उदित राय से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बिहार की वर्तमान और विकट राजनीतिक परिस्थिति पर खास बातचीत की। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उदित राय जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस दौर का पॉलिटिक्स क्या था और इस दौर का पॉलिटिक्स क्या है। सर, उस दौर में टिकट लेने में लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। इस दौर में टिकट लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और मिल भी रहा है ऐसे लोगों को जो लोग पुराना सोच के नहीं हैं। अब नया सोच वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है, इसलिए नया और पुराना में अंतर है। नया जो मूल्यों की राजनीति की बात होती है, पहले जो होती थी, पहले के विधायक, जो पहले के जनप्रतिनिधि होते थे, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन और आज के जनप्रतिनिधियों के रहन सहन को आप किस तरीके से देखते हैं? आज पहले के रामदेव सिंह एक एमपी में लड़ रहे थे तो उनसे कहा लोग कि रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो कहने का मतलब ये था कि वो साइकिल पर चल रहे थे और जो उनके विरोधी थे वो
कार जीप पर चल रहे थे, लेकिन जीते रामदेव सिंह। तो कहने का मतलब है कि अभी जितना लोग है वो सवारी का संबंध रखे हुए हैं, और पहले के लोग सवारी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जनता से जरूर मिलता था लोग। तो ये थे उदित राय जी, वेटरन पॉलिटिशियन हैं और उन जमानों को याद कर रहे हैं, उन जमाने की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जब राजनीति एक सूचिता होती थी। कैमरामैन मुकेश तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, छपरा। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज भी बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। शाह आज खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में हुंकार भरेंगे। खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान में उनकी पहली रैली होगी, जहां वो अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता सीट के लिए प्रचार करेंगे। खगड़िया जिले की अलौली विधानसभा सीट पर जेडीयू ने रामचंद्र सदा को उतारा है। खगड़िया सीट से एनडीए प्रत्याशी बबलू कुमार मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद वे मुंगेर में जनसभा करेंगे और मतदाताओं से तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा विधानसभा के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील करेंगे। अमित शाह की आज तीसरी जनसभा नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में होगी। इससे पहले कल अमित शाह ने सिवान और बक्सर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस वक्त जो चुनाव प्रचार है वो अपने चरम पर है। बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मगध और शाहबाद रेंज में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। संवाददाता कुमार आलोक ने डॉक्टर अरुण कुमार से की खास बातचीत। जहानाबाद के पूर्व सांसद और जेडीयू के नेता अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं। टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से आ रही है, समस्याएं आ रही है, मीडिया में जो बातें चल रही हैं, रत्नेश सदा का टिकट कट गया, लेकिन रत्नेश सदा का नाम आया इसमें, तो ये जो चीजें मीडिया में चले उसका आप कैसे प्रतिकार करेंगे सर? प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी एलाइज के साथ हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हर लोगों का होना भी चाहिए। स्वार्थ पर ही विकास की प्रक्रिया चलती है, लेकिन इस प्रक्रिया में जितना डिसिप्लिन पार्टी, समता पार्टी से जेडीयू की जो यात्रा हुई है वो है, उसमें कोई महागठबंधन जैसी लीला नहीं होने वाली है। ये चल रहा है, थोड़ा बहुत लास्ट तक भी चलता रहेगा, बट दैट विल पे। एनडीए भूपेंद्र कुशवाहा नाराज है, महुआ की सीट उनको नहीं दी जा रही है। इसके अलावा और भी रामविलास पासवान की जो सुपुत्र है चिराग पासवान, वो भी उनको भी लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सीटें प्राप्त कर ली है। सब लोग मिल करके अंतर मन से सोचेंगे, जहां त्रुटि रह गई है उसको दूर करें। मगध और शाहबाद में बुरी तरीके से हार हुई थी, खासकर एनडीए की, और मगध और शाहबाद में आपकी पकड़ है। कैसे एनडीए को सर आप मजबूत करेंगे? मजबूत करना नहीं है, मजबूत हो गया, मैसेज चला गया। जो लोग जेडीयू के वर्कर भी सोए हुए थे, अति उत्साह है। हम वर्कर की आवाज हैं, वर्कर की लड़ाई लड़ते हैं, तो जेडीयू उस बात को स्वीकार किया, हमने भी स्वीकार किया। और मैं आपको जो सबसे कमजोर इलाका जिसको पूछते हैं मगध और शाहबाद में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अरुण कुमार का दावा है कि इस बार मगध और शाहबाद रेंज में एनडीए महागठबंधन को धूल चटा देगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। और आइए किस तरह से इस वक्त बिहार का चुनावी घमासान मचा हुआ है, कैसे ग्राउंड जीरो पे इसकी तस्वीर है, उसकी एक और आपको झलक दिखाते हैं। सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाताओं का। कुमार आलोक इस वक्त मौजूद हैं, राजेश राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिड डे प्राइम में। कुमार आलोक, आइए आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार आप इंटरव्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार का दौर चल रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक मैदान में अगर उतरे हुए हैं इस वक्त, गृह मंत्री अमित शाह की भी वहां पर रैलियां हैं, किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त चुनावी माहौल उठता हुआ नजर आ रहा है? वोटर्स की अगर हम बात करें, वहां के आम लोगों की बात करें, तो कैसे वो इसमें अब साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं?
जब आपने बिहार के बारे में चर्चा शुरू की, बिहार की राजनीतिक घटनाओं के बारे में आपने चर्चा शुरू की, जो समाचार आपने शुरू किया तो वहाँ से शुरू किया कि मुस्लिम मतदाताओं में खासकर जो आरजेडी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री, महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी को स्वीकार किया है। इस स्वीकारोक्ति के बाद एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिम जो बुद्धिजीवी हैं और मुसलमान वर्ग का एक खास तबका है, तो वो कहने लगा कि जहां 18% की आबादी है, यानी 18% जो कमोबेश आरजेडी और कांग्रेस को वोट देता आया है शुरू से, और कहाँ 2% सहनी जो मल्लाह जाति के लोग हैं वो 2% के जाति, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जनमानस वो कह रहा है। और हमको यानी डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम को ना बना करके, यानी मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाएगा, कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, और दूसरी जो जातियां हैं जो आरजेडी के लिए कभी रही हैं, कभी साथ दिया है, कभी नहीं दिया है, वो लोग मलाईदार पोस्ट को हासिल करेगा। तो ये चर्चा यहाँ पर चल रही है और इसी चर्चा का लाभ या इन्हीं घटनाओं का लाभ पिछले चुनाव में ओवैसी उठा चुके हैं, क्योंकि किशनगंज और सीमांचल का जो एरिया है वहाँ पर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं या अल्पसंख्यक की जो आबादी है, बहुत घनी आबादी है वहाँ पर, और वहाँ पर इसी चीज़ को ओवैसी ने उठाया था कि वोट दे आप, राज करे कोई और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया वहाँ पर, और वहाँ पर 5 सीटें उन्होंने पिछले चुनाव में हासिल की थी, 5 सीटें उन्होंने जीती थी, और लगभग 18 सीटों पर उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवारों को डेंट किया और महागठबंधन के उम्मीदवार हारे। तो ये चर्चा यहाँ पर बिहार में भी चल रही है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं चुनावी सरगर्मियों की, तो चुनावी सरगर्मी में जो महागठबंधन के बीच जो एक कंफ्यूजन चल रहा था सीएम के पद को लेकर या सीटों के तालमेल को लेकर के, तो उसके बाद महागठबंधन की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से महागठबंधन की ओर से प्रचार में तेजी आई है। तेजस्वी भी रोज लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, अन्य जो नेता दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल के वो भी धुआंधार अपना प्रचार कर रहे हैं, साथ ही महागठबंधन के अन्य नेता भी चुनाव प्रचार में लगे हैं। इधर समाजवादी पार्टी बिहार में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उन्होंने भी कम से कम 15 स्टार कैंपेनर यहाँ पर उतारने की घोषणा की है, जिसमें कि अखिलेश यादव भी हैं जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, डिंपल यादव हैं, इसके अलावा अन्य जो सपा के बड़े नेता हैं वो भी मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि महागठबंधन की ओर से और एनडीए की ओर से धुआंधार प्रचार कार्य बिहार में जारी है। बिल्कुल, राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से छठ की आज से शुरुआत हो रही है, छठ एक बहुत बड़ा पर्व है बिहार पे खास तौर पर, और इस बार की जो बिहार चुनाव है उसमें भी छठ का काफी बार जिक्र हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो चुनावी माहौल है वो क्या रुख लेता हुआ नजर आ रहा है? ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है और ऐसे में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। हाँ, देखिए जया, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो छठ और दीपावली के रंग में भी रंगे हुए हैं। दीपावली के लिए भी हमने देखा कि लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और छठ के मौके पर भी घाटों की सफाई हो अथवा जो नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है, वहाँ भी घाटों पर जाकर प्रत्याशी अपने जो उनकी जो जनता जनार्दन है उससे जाकर मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है छठ पूजा में, और उस छठ पर्व के मौके पर जब प्रत्याशी घाटों पर जाकर या घर में जाकर माता बहनों से मिल रहे हैं, तो एक माहौल जो है भक्तिमय माहौल को राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश की जा रही है, जो एक बदलते बिहार का एक नया स्वरूप हम कह सकते हैं। कि जिस तरीके से बिहार में सब कुछ बदल रहा है, उसमें पॉलिटिकल जो रंग है वह भी बदल रहा है, क्योंकि त्यौहार का मौसम है और त्यौहार के मौसम में प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, और छठी मैया की आराधना के लिए जो माताएं बहनें जो सूप तैयार कर रहे हैं या पारंपरिक गाने गा रहे हैं उसमें जाकर वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, ट्रेंड भी कर रहा है कि प्रत्याशियों का एक नया फ्लेवर, एक नया रंग देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल जो प्रत्याशी हैं वो इन त्योहारों में किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो राजनीतिक जो रंग है उस पर सांस्कृतिक रंग जो है वह भी दिखाई पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसको एक नया क्लेवर, नया फ्लेवर और नया तेवर देने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल कुमार, जिस तरह से हमारी बात हो रही है, आपने
राजनीति के उस दौर से जुड़ी भी खबर दिखाई और वहां पे भी सीट का रोना और टिकट ना मिलने का रोना साफ तौर पर निकल कर आया। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त, जैसे विकल्प देने की बात यहां पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर कितना ज्यादा उसको लेकर स्वराज पार्टी, जिसको लेकर मीडिया ने काफी उसको फुटेज दिया है और इसको लेकर खासी नाराजगी भी है वहां के नेताओं में, लेकिन कैसे ग्राउंड जीरो पर उतना बिल्डअप हो पा रहा है? देखिए, शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अगर हम शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की हम अगर बात करें, तो प्रशांत किशोर को यहाँ नाम लेने वाले हैं लोग। प्रशांत किशोर के बारे में खासकर यंग जो जनरेशन है वो चाहता है कि कुछ नया हो बिहार में, और वो प्रशांत किशोर का नाम लेते हैं। कितना वोट पे कितना तब्दील होगा ये मुझे नहीं पता, ये राजनीतिक पंडितों को भी नहीं पता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाएंगे, जो गाँव के इलाके हैं, वहां पर अगर प्रशांत किशोर की आप बात करेंगे तो ग्रामीण इलाकों में बहुत पिछड़े हुए हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो परंपरागत जो पार्टियां हैं, जो अगर हम जेडीयू की बात करें, अगर हम बीजेपी की बात करें, अगर हम आरजेडी की बात करें, अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एमएल की बात करें, तो इनको लोग बताएंगे कि इनकी स्थिति क्या है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में आप पूछेंगे तो कहेंगे ये वो भी यही कहेंगे कि वो शहरों तक ही सीमित है। अब देखना होगा जब चुनावी रिजल्ट आएगा तो प्रशांत किशोर ग्रामीण इलाकों तक उनकी कितनी पहुंच है ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन अभी की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, खासकर ग्रामीण इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां प्रशांत किशोर कहीं नहीं है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से उनको मीडिया में फुटेज दिया जा रहा है, तो उनका एक भी एमएलए नहीं है, उनका एक भी एमपी नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। और वो कंपैरिजन कर रहे थे तेजस्वी यादव के सीपीआई एमएल, जिसके 2 सांसद हैं, 12 विधायक हैं, 1 एमएलसी है, लेकिन उनको कोई फुटेज मीडिया में नहीं दी जा रही है। तो ये तेजस्वी यादव काउंटर कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो भी काउंटर कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर तमाम तरह के आरोप उन्होंने भाजपा नेताओं पर लगाया था। लेकिन जब प्रशांत किशोर पर बीजेपी ने आरोप लगाया, जेडीयू ने आरोप लगाया, उसके बाद से उनका जो अभियान था किसी के खिलाफ आरोप लगाने का, वो फिलहाल थम गया है। राजेश, यहां पर महागठबंधन को लेकर हर रोज नई रार सामने आ रही है। पहले साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अब जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो उसमें पोस्टर का नया मुद्दा निकल कर आ गया है कि आखिर बिहार का नायक कौन। किस तरह से महागठबंधन अभी भी जूझ रहा है रस्साकशी और माथापच्ची के बीच, और कहीं ना कहीं इसका एक एज, एक यहां पर एक आगे निकलती नजर आ रही है, इसका फायदा एनडीए को साफ तौर पर मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से महागठबंधन में एक धुंध की स्थिति बरकरार रही, सबसे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, जब उनसे लगातार ये सवाल पूछा जाता रहा कि आखिर बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन है, सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते थे। जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनसे भी सवाल पूछा जाता था तो वो कहते थे कि समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो लगातार ये कहते रहे कि तेजस्वी यादव जो हैं वही सीएम के चेहरे हैं। तो वो धुंध की स्थिति हटी और तेजस्वी यादव का तेवर आक्रामक दिखाई पड़ा, और वो महागठबंधन के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चुनाव प्रचार के लिए जब निकले हैं तो उनका तेवर जो है वो बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब कुछ बदल कर रख देंगे। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं उन पर जो, यानी मतलब उनके जो विपक्ष हैं, बिहार की जो सत्ताधारी रूलिंग पार्टी है एनडीए, उनसे जब बात होती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि तेजस्वी यादव दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना वो छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई है, और दोनों एक दूसरे का काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए सीएम का चेहरा बताए, और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो जबरदस्ती सीएम का चेहरा बन गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोनों अपने तर्कश से हर वो तीर निकाल रहे हैं जो अपने एक दूसरे के किले को वो भेद सके, और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि जनता जनार्दन जो है वो क्या सोच रही है, जनता जनार्दन के मन में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि बिहार की जनता के बारे में जया कहा जाता है कि बहुत ही समझदार जनता है। चाय की दुकान पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर जो बातचीत होती है उसमें भी पॉलिटिकल जो पूरा शबाब है वो दिखाई पड़ता है, पूरा रंग दिखाई पड़ता है। तो जनता जो है वो खामोश है, और देखना होगा कि वो क्या कुछ जनादेश देती है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, और 14 नवंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी
ईवीएम के बक्से खुलेंगे तो ये पता चल पाएगा कि बिहार का नया सरताज कौन होगा, किसके सर पर ताज सजेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक और राजेश राज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ। बिहार से यकीनन यहाँ पर दावों और वादों के बीच और इन रस्साकशी और सीट और टिकट की जंग के बीच कहीं ना कहीं जनता अपना मूड जरूर बना रही है, क्योंकि वोटिंग के लिए अब बहुत ही कम समय बाकी है। जारी रहेगा मिड डे प्राइम का ये सफर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। और छठ महापर्व की हो गई है शुरुआत, तो आइए हम भी बात करते हैं छठ महापर्व की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक संदेश में कहा कि नहाए खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। हमारी संस्कृति का ये विराट उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है, जिसकी पवित्रता और नियम निष्ठा अतुलनीय है। इस पावन अवसर पर छठ के घाटों पर जो दृश्य दिखाई देता है, उसमें पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत प्रेरणा होती है। छठ की प्राचीन परंपरा का हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। आज विश्व के कोने कोने में छठ को संस्कृति के महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में रहने वाले भारतवंशी परिवार इसकी परंपराओं में पूरी आत्मीयता से सम्मिलित होते हैं। मेरी कामना है कि छठी मैया सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें। प्रकृति की पूजा और आस्था के लोक पर्व छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। 4 दिवसीय ये पर्व प्रकृति को दैवीय सम्मान, परिवेश की स्वच्छता, नदी या जल स्रोत के महत्व और ऋतु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा से बातचीत में व्रतियों ने छठ गीत के साथ ही छठ पर्व पर व्यवस्थाओं को लेकर भी दिल्ली सरकार की तारीफ की है। शुरुआत हो गई हो और ऐसे में व्रतिया यहाँ पर देख पा रहे हैं आप अपना जो शुरुआत है यानी नहाए खाए के साथ इस महापर्व की तैयारियों के बीच ये खूबसूरत तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं पूजा की, और ये गाना भी आपको सुनवाते हैं जरा। झाके झुके के लबा के पात पर उगेला सूरज मावा झाके झुके करेलू छठ बरतिया से लागे करेलू छठ बरतिया से लागे हमरो जे बेटा बाकी सन बेटा बाकी उनके लागे हम
बेटा बाकी उनके लागे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे है बरतिया सिंगरा लागे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। मैम, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस बार ये जो त्योहार है और व्यवस्था है दिल्ली सरकार की, उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? भैया एक मिनट, जैसे कि जो हम लोग तो बहुत बार आते हैं, शुरुआत से जब से हम लोग दिल्ली में आए हैं तब से हम लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। मत बहुत गंदगी मिलते थे, बहुत यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल नहीं था। मगर इस बार रेखा दीदी से हम लोग को जो बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, रेखा गुप्ता गुरु दीदी से, कि जो इस बार उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए व्यवस्था किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। रेखा दीदी को और रेखा गुप्ता बहन को छठी मैया आशीर्वाद दे के आगे भी बढ़े और आगे ऐसे काम करे हम लोगों जनता के लिए कि वो आगे फिर ये काम में उसको पूरा होगा हर चीज। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ से आए हुए? तिलक नगर से 80 चौखंडी के एरिया से हम लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों को यहाँ के व्यवस्था बहुत सुंदर लगा है। हम लोग आधे रास्ते से ऐसे लग रहा था कि जो ऑटो वाला लेके आगे हम सोचे कि यहाँ पे नहीं जाएंगे, मगर हम लोग जब यहाँ पे आए हैं, यहाँ का ये नज़ारा देखे हैं तो बहुत सुंदर लगा इस बार हम लोगों को। तो यही कहना चाहते हैं कि रेखा दीदी से कि हम लोगों के लिए काम आगे जैसे वो कर रहे हैं वो भी उसी तरह आगे बढ़ेंगे। हम लोग उसके सपोर्ट है, हम हर हमेशा सपोर्ट रहेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कामों की सराहना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं के साथ ये खूबसूरत त्योहार की छठा भी दूरदर्शन के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, दूरदर्शन न्यूज। और छठ महापर्व के अवसर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राजधानी दिल्ली में यमुना के छठ घाट पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा भी लिया। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस बार त्योहार के अवसर पर बेहतर तैयारियां की गई हैं। यमुना घाट की तैयारियों को लेकर के खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव। क्या कुछ तैयारियां हैं? कैसे इस बार यमुना को साफ करने के साथ साथ किस गति के साथ छठ पर्व को मना रहे हैं सर इस बार? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी भाई बहनों को छठ पर्व की बधाई देता हूँ। आज से नहाय खाए का व्रत भी शुरू हो गया है। यमुना देखिए फ्लो में है, यमुना बह रही है और जिस संकल्प के साथ हमने पिछले साल डुबकी लगाई थी और जो स्थिति मुझे देखने को मिली थी वो बड़ी भयंकर स्थिति थी, लेकिन 8 महीने में हमारी दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो काम किया है, पानी बह रहा है, गंदगी नहीं है, लोग स्नान भी कर रहे हैं। अभी मैं मिला भी हूँ कुछ व्रतियों से और मुझे खुशी इस बात की है कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली नगर निगम मिलकर यहाँ प्रबंध अच्छे से कर रहे हैं। ये ठीक है कि पिछले कई सालों में अरविंद केजरीवाल ने एक पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ धोखा किया और यमुना के तट पर पूजा अर्चना नहीं होने दी। यहाँ भी होती थी, पहले बंद कर दी गई। तो जो पिछला बैकलॉग है उसको साफ करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि माँ यमुना ने हम पे बहुत कृपा की है और हमें इस बात की खुशी है कि यमुना के तट पर इस बार हमारे पूर्वांचल के भाई बहन छठी मैया का त्यौहार भी मना पाएंगे, सूर्य देव की आराधना कर पाएंगे। तो मैं तो इसे माँ यमुना की कृपा मानता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल ये भी कि इस बार कितने ऐसे घाटों को संवारा गया है और क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी? देखिए, कई लगभग 1300 से 1500 के बीच का आंकड़ा है जहाँ हमारी तैयारी चल रही है। कुछ जगह हमने मॉडल घाट भी बनाए हैं। यमुना के तट पर लगभग 20 से 23 घाट ऐसे हैं जहाँ लोग पूजा अर्चना कर पाएंगे और हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली का कोई भी पूर्वांचल का भाई बहन उसको कोई असुविधा ना हो, वो अपना पर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाए और जो सुविधाएं दिल्ली की सरकार और हम लोगों को करनी हम कर रहे हैं। और इस बात का जो हमारा संकल्प है कि यमुना निर्मल अविरल बने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 2-3 वर्षों में जिस तरह से काम हमारी दिल्ली की सरकार कर रही है, मुझे उम्मीद है कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, साफ तौर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सचदेव जी मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि महापर्व छठ को लेकर के क्या कुछ महा तैयारी की गई है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज। और देश के अलग अलग हिस्सों में 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। सूर्यदेव को समर्पित ये पर्व प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। कल खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सोमवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ महापर्व को लेकर बेहद उल्लास है। हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं कि छठ पूजा आए। हम लोग पूरा उत्सुकता के साथ इंतजार में लगे रहते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। दशहरा के बाद से ही ये सब शुरू हो जाता है, साफ सफाई पूरा ये करना। आज नहा खा है
बहुत उत्सुकता रहती है, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट में सब कुछ हो जाता है। इसका एक हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, हमारा कल्चर सब कुछ। छठ एक नेचर को किया हुआ पूजा है। हम नेचर को धन्यवाद देते हैं जो भी वो हमें देते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं। हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और बदले में हम उनसे मांगते हैं कि प्रकृति हम सबके जीवन में खुशहाली दे। बूढ़े बच्चे जवान सभी कर लेते हैं, इसमें सबका सहयोग रहता है, तो इमोशन ही तो है ये। कहेंगे कि हम ये हमारी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव दोनों है। आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि आप यदि आप नीचे हो रहे हैं तो डरिए मत, उत्साह के साथ ऊपर उठिए, है ना, यही है। उगता सूर्य का तो सब पूजा करते हैं, हम लोग डूबते सूर्य का भी पूजा करते हैं। तो और नेचर जैसे कि सूर्य ही हमें सब कुछ देते हैं, और गंगा जी, ये बहुत मान्यता रखता है हम लोगों के। पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको छठ की छटा देखने को मिलेगी, जहां दीवारों पर छठ पूजा की उकेरी हुई तस्वीर विहंगम दृश्य पैदा करते हैं। माथे पर डाला दौड़ा, हाथों में सूप, पानी में खड़ी महिलाएं आपको छठ घाट पर होने का एहसास कराते हैं। छठ की इसी छटा के अनुपम संसार को हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने कुछ मुसाफिरों के साथ समझने की कोशिश की। अब बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश में छठ पूजा का क्रेज है और पटना एयरपोर्ट पर आप जैसे ही उतरते हैं तो छठ की ये मनोहारी छटा आपको देखने को मिलती है, जहां पानी है, सूप है, डाला दौरा है और माताएं बहनें जो हैं वो पूजा करते हुए आपको बखूबी नजर आती हैं, जो ये दिखाता है कि बिहार में हम मौजूद हैं। और बिहार के लोग इस मनोहारी छटा के बारे में क्या सोचते हैं? हम लोग को श्रद्धा है पूजा करने का बहुत, हम छठ पूजा बहुत धूमधाम से हम लोग करता है। अच्छा। हाँ, पूरे परिवार इकट्ठा होता है, उसके बाद हम लोग पूजा करता है। ये पर्व बहुत शुद्ध पर्व होता है सर, इसे बहुत भगवान लोग पूजा करता है, लोग शुद्धि से, ये कोई लापरवाही लोग नहीं करता है सर। इस त्योहार की अपनी एक निष्ठा, अपनी एक परंपरा और अपनी संस्कृति भी है, जिसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है, यानी कोई बनावटीपन नहीं है। इसमें तमाम जिन चीज़ों का उपयोग होता है इस त्योहार में वो बिल्कुल पारंपरिक होते हैं, देसी होते हैं। और शायद यही वजह है कि फल फूल और जो गेहूं, आटा, जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, माताएं बहनें स्वयं उसे तैयार करती हैं, डाला दौरा और सूप पर उसे चढ़ाकर और फिर प्रकृति की गोद में जाकर डूबते हुए सूरज की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और फिर अगले दिन अहले सुबह उगते हुए सूरज को प्रणाम कर इस त्योहार का समापन हो जाता है। आज के जो नौजवान हैं, आज की जो पीढ़ी है, वो निश्चित तौर पर पटना एयरपोर्ट पर आकर इन दृश्यों को बखूबी देख सकते हैं और अपनी परंपरा को एक बार फिर जीवंत भी कर सकते हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ पटना एयरपोर्ट से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आपको बता दें कि इस लोक पर्व की आभा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से छठ पर्व से जुड़े भक्ति गीत साझा करने का भी आग्रह किया है। छठ के अवसर पर केंद्र सरकार यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक त्योहारी यात्रा सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए देश भर में 12,000 से ज्यादा विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। बिहार के लगभग 30 स्टेशन त्योहारी भीड़ के लिए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और अन्य यात्री अनुकूल व्यवस्थाओं के साथ तैयार हैं। जिन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं उनमें बिहार के पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, बरौनी आदि और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बनारस शामिल हैं। रेलवे कर्मचारी यात्रियों का मार्गदर्शन करने, व्यवस्था बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इन तैयारियों से यात्री बेहद खुश हैं। बस मुझे टिकट मिल गई, मेरी फैमिली अच्छे से आ गई और इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए। फेस्टिवल में जो कि इतनी भीड़, और दिल्ली में आपको पता है कि कितना क्राउड होता था चलने में, बट वहाँ पे भी अब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा था कि लाइन वाइज से आराम से ट्रेन में चढ़ो और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। भारत सरकार को हम लोग मतलब जो यात्री हैं जो दिल्ली से इधर बिहार आ रहे हैं उसके लिए हम बोलना चाहें कि भारत सरकार को इस गाड़ी की स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए ये गाड़ी में सीट भी मिल जा रहा है और उसके बाद ये टाइमिंग से भी गाड़ी पहुंच गई। भारत सरकार ठीक का भीड़ भाड़ का थोड़ा है, लेकिन बढ़िया से व्यवस्था किया है इंशाल्लाह। तो बेहद अच्छी व्यवस्था इस बार छठ पर।
और यहाँ पर हमारे साथ अंकित मिश्रा दिल्ली से जुड़ गए हैं और राजेश राज जुड़ चुके हैं बिहार से। किस तरह से इस वक्त छठ मैया की रौनक है, छठ मैया का ये पर्व मनाया जा रहा है, उसकी आपको एक झलक दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली से अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, यहाँ पर काफी काम इस वक्त किया गया है। इस बार घाटों की बात करें तो पूरी तरह से उनकी कायाकल्प हो गई है। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में घाटों को संवारा गया है। किस तरह से आज छठ पर्व की शुरुआत हुई है वहां पर? देखिए, प्रकृति की गोद में आस्था की डुबकी है और ये आस्था की डुबकी जब जब लगती है छठ की छटाओं को और भी ज्यादा महापर्व के रूप में जागृत करती नजर आती है। और इसीलिए आज राजधानी दिल्ली में अगर बात की जाए तो छठ को लेकर अलग अलग घाट सजाए गए हैं। इस वक्त मैं आईटीओ घाट पर हूं और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इसी घाट की जो देखभाल कर रहे हैं, जो कार्य जिनके संरक्षण में हो रहा है। क्या कुछ आप लोग यहाँ पर करें, कितने लोगों की उम्मीद हम मानकर चले कि आने वाली है व्रतियों के रूप में जो यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और आस्था के इस महापर्व को और भी ज्यादा भव्य बनाते? जी, हमें उम्मीद है करीबन यहाँ पे 20-25 हजार लोगों के आने की है, इसीलिए व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। इस बार इधर भी किया गया है और नदी के उस पार भी किया गया है। तो हमें पूर्वी दिल्ली से जो करीबन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज है, यहाँ से लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, इसीलिए पूरे टेंटों की व्यवस्था की कर दी है, घाटों की चौड़ाई को बढ़ा दिया गया। तो हमारी जो छठ समिति है वो पूर्ण रूप से कार्य को देख रही है और बड़े अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है। मैं एक बार तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा सर, उस तरफ दिखाइए, क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो पंडाल हैं वो लगाए जा रहे हैं आईटीओ पर और जैसा कि बता भी रहे थे कि इनका जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो फास्ट रख रहे हैं वो लोग भी आ पाए, क्योंकि सिर्फ व्रती ही नहीं होते हैं, उनके परिवार के परिजन भी होते हैं और न केवल वो बल्कि साथ में और लोग भी देखने के लिए उमड़ते हैं। और इसीलिए राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनाउंसमेंट भी की है 1.5 दिन छुट्टी की, जो कि सोमवार से शुरू होगी और मंगलवार तक चलेगी। यानी लोगों को देखने में भी सहूलियत रहेगी और जिस तरह से इस पर्व को लेकर के धूम 4 दिन रहने वाली है वो तस्वीरों के जरिए भी नजर आती है। मैं एक सवाल और ले लेता हूं आपसे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार की अगर इस बार से तुलना की जाए तो क्या कुछ बदल रहा है? क्योंकि पिछली बार तो अलाउ भी नहीं था कि आप नदी के अंदर डुबकी लगाएं। जी, लोगों के भाव में पूरा परिवर्तन आ गया है। पहले लोग कहते थे हम कहाँ यमुना में जाएंगे, हम यहीं पे अपनी छत पे या जो उन्होंने पार्कों में घाट बनाए होते थे वहीं पे कर लेते थे। लेकिन वास्तव में जो छठ पर्व होता है वो सूर्य को अर्घ्य देने की बात होती है, जिसमें हम सूर्य की आराधना करते हैं। तो वहां पे नदी के पास में आके जब अर्घ्य दिया जाता है तो उसे कहा जाता है फलित होता है। और जो छठ पूजा है ये 2 कारणों की वजह से मनाई जाती है, एक शिशु के जन्म के लिए और एक होता है सुख समृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो छठ के लिए आएंगे सभी लोग यमुना पे आना चाहते हैं इस बार, इसीलिए यहाँ पे जो मुझे उम्मीद है जहाँ तक है कि ये जो संख्या है लाखों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं। और जो परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा है। पहले फेंसिंग नहीं की जाती थी, यहाँ पे झाग रहता था, लेकिन इस बार इस तरह की व्यवस्था नहीं दिखाई। सरकार पूरी रूप से संवेदनशील है छठ मार्ग को लेके कि लोगों को भाव के साथ अपनी श्रद्धा के साथ छठ पर्व मनाने का। मैं एक बार आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं, अगर हम जूम कर पाए। आप देखिए ये वही यमुना का घाट है जो झाग से कभी भरा रहता था और आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। राजधानी दिल्ली ने तो ये महसूस भी किया है कि किस तरह से घर की छतों पर उन्होंने छठ मनाई है और खुद ही अपने घरों के आसपास में छोटे तालाब जो थे वो बना दिए जाते थे। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने बेहतर व्यवस्था की और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उम्मीद भी की जा रही है। जैसे कि वीरेंद्र सचदेवा से जब बात भी हुई दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने, तो उन्होंने भी ये चीज का जिक्र किया कि हमने 1000 से ज्यादा घाटों को बनाया है, जिसमें 17 से 20 मॉडल घाट भी तैयार किए गए हैं। यहां पर भी यानी आईटीओ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कल और परसों से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हजारों से लेकर लाखों की संख्या में लोगों के राजधानी दिल्ली में छठ मनाने की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। रुक कर लेते हैं राजेश राज का, जो इस वक्त बिहार में मौजूद हैं। राजेश, हमने दिल्ली की तस्वीरें देखी, वहां पर कैसे छठ पर्व की शुरुआत हो गई है नहाए खाए की। बिहार की बात करें तो वहां तो छठ की वो जो छठा है वो ही अलग होती है। किस तरह से इस वक्त छठ की जो शुरुआत हुई है वहां की तस्वीरें आप दिखाएंगे बिहार में, किस तरह से छठ जो पर्व है वहां पर एक अलग ही रंग लेकर आ रहा है। सब लोग अपने घर पहुंचने की जल्दी में है इस वक्त। देखिए जया, ये लोक आस्था का एक महान पर्व है और इस महान पर्व में शिरकत करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से या यूं कहें कि दुनिया भर के मुल्क से लोग अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने ज़िले, अपने प्रांत पहुंचते हैं और एक भारी उत्साह का वातावरण दिखाई पड़ता है जब पूरे राज्य भर के, पूरे दुनिया भर के मुल्क से लोग बिहार पहुंचते हैं और साल भर की प्रतीक्षा जो है वो खत्म होती है। अगर कोई
पुत्र अगर विदेश में नौकरी करता हो तो उनकी माँ पूरे साल भर इंतजार करती है कि वो छठ के मौके पर जरूर अपने प्रांत आएंगे, जरूर अपने गांव आएंगे, कस्बे आएंगे और छठ मैया के त्योहार में शिरकत करने के बहाने अपनी मैया से भी मुलाकात करेंगे। तो यह एक पारंपरिक त्यौहार है जिसमें लोक आस्था का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। मैं अभी बिहार के एक महत्वपूर्ण शहर बेगूसराय में हूँ, जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है, और यहाँ पर लोक आस्था का जो रंग है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। बड़ी पोखर के इलाके में मैंने विजुअल भी भेजा है कि लोग सूप तैयार कर रहे हैं। एक तरफ पोखर है, पानी है, और दूसरे तरफ महिलाएं और पुरुष जो है सूप डाला दौड़ा तैयार करने में जुटे हुए हैं और छठ के जो पारंपरिक जो गीत हैं आंचलिक भाषाओं में, अंगिका में, मैथिली में, उसे गाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर भारतीय रेल की बात करें तो इस त्यौहार में 4 चांद लगाने के लिए भारतीय रेल ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि पूरे देश भर के जो मुसाफिर बिहार पहुंच रहे हैं उनको भागलपुर, पटना, बरौनी तमाम स्टेशनों पर, सोनपुर में, हाजीपुर में होल्डिंग एरिया बनाकर और छठ के गीत बजाए जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक सुविधाएं भारतीय रेल के द्वारा दी जा रही हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। देखिए, हमारे साथ रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं दिलीप सिन्हा जी। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर जो रेलवे का व्यवस्था है वो कितना संतोषप्रद है। दिलीप जी, रेलवे की जो अरेंजमेंट है वो क्या कहेंगे छठ के मौके पर, जिस तरह घर लाने के लिए रेलवे ने तत्परता दिखाई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रेल मंत्री महोदय को विशेष धन्यवाद देंगे जिन्होंने रेल ऐसे महापर्व पर, खास करके बिहार और यूपी में जहां महापर्व के रूप में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है, ऐसे अवसर पर कई स्पेशल ट्रेन चला करके उन्होंने यात्रियों को बहुत सहायता प्रदान किया। और उनके जो निर्देश हैं उस पर जीएम और डीआरएम धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि सब लगभग सभी स्टेशनों पर छठ के गीत गाए जा रहे हैं। अभी एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस बेगूसराय तक स्पेशल चलाया जा रहा है। यह पहला ट्रेन है जो इसका लास्ट स्टॉपेज बेगूसराय है और हम समझते हैं लाखों लाख यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिल रहा है। हम यहाँ भीड़ का छठ पूजा जहाँ मन्नत के रूप में लोग श्रद्धा के रूप में पूजा मनाते हैं और महिलाएं पुरुष श्रमदान करते हैं और श्रमदान करके समाज का सेवा करते हैं। भारत का यह बहुत बड़ा महापर्व है और जिसको रेल मंत्रालय बहुत बखूबी ढंग से प्रस्तुत सहयोग प्रदान किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। आशा है निश्चित रूप से यात्री को और भी सुविधा प्रदान होगा। देखिए जया, जो रेलवे से जुड़े हुए जो परामर्शदात्री समिति के लोग हैं अक्सर कई बार सवाल खड़े करते हैं कि रेलवे ने ये इंतजाम नहीं किया, वो इंतजाम नहीं किया। लेकिन जो परामर्श देने वाली कई संस्थाएं हैं वो भी भारतीय रेल की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय रेल ने देश भर से मुसाफिरों को बिहार लाकर एक बड़ा काम किया है, स्पेशल ट्रेनों का ठहराव किया है और जो होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं वहां पर मुसाफिरों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उसकी जमकर सराहना की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए राजेश राज और अंकित मिश्रा। इस वक्त छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश में छठ पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त खबर बिहार से ही आ रही है क्योंकि बिहार में जहां छठ की धूमधाम है तो वहीं चुनावी सियासी रण भी इस वक्त पूरे जोर में है। तेजस्वी यादव के खिलाफ यहां पर शिकायत हुई है, भाजपा ने की है चुनाव आयोग से शिकायत। इस वक्त ये अहम खबर आ रही है जहां पर तेजस्वी यादव के के खिलाफ यहां पर शिकायत हुई है और ये शिकायत की है भाजपा ने चुनाव आयोग से। भाजपा ने यहां पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप यहां पर लगाया है और इसी के चलते उन्होंने शिकायत की है। इस वक्त जो बिहार का सियासी रण है लगातार वादे किए जा रहे हैं, हर तरह की वादे और दावों के बीच यहां पर जो आचार संहिता लागू है कहीं ना कहीं उसमें अगर चूक हुई है, इसी को यहां पर भाजपा ने उठाया है और चुनाव आयोग से शिकायत की है और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप यहां पर लगाया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ मधुरेश जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। जी मधुरेश, क्या है पूरी खबर? देखिए, तेजस्वी यादव की मुश्किल थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि भाजपा की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। चुनाव आयोग ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि एआई जनरेटेड वीडियो और डीप फेक का इस्तेमाल इस चुनाव में किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। किसी तरह का जो एआई जनरेटेड वीडियो होगा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरह का वीडियो का इस्तेमाल किया गया और नोटिस देने के बाद भी, आपत्ति जताने के बाद भी
तेजस्वी यादव की तरफ से कोई सफाई या कोई माफी या पार्टी की तरफ से नहीं मांगी गई, जिसके बाद बिहार भाजपा ने ये शिकायत दर्ज कराई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने यहां पर AI जनरेटेड अपना चुनाव प्रचार का वीडियो उसका प्रचार किया और यहां पर साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही बात साफ कर दी गई थी कि आप प्रचार प्रसार में किसी भी तरह का AI या डीप फेक या इस तरह के जनरेटेड वीडियो या चुनाव सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि यहां पर तेजस्वी यादव के खिलाफ हो गई है शिकायत और भाजपा ने उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश करते हुए खूनी वारदात को अंजाम दिया है। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी। मृतकों की पहचान तिरुपति सोढ़ी और रवि कट्टम के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात जिले के उसूर थाना क्षेत्र के ग्राम नेला कांकेर में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में दहशत है। और आइए रुक करते हैं खेल जगत का। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में भारत को 237 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 70 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 237 रन का लक्ष्य दिया है। और बात करें तो इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने लगातार तीसरा टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। हेड को सिराज ने 29 रन पर आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई। वहीं मार्श को अक्षर पटेल ने 41 रन पर बोल्ड किया। मैथ्यू शॉट 30 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय में 3 विकेट पर 183 रन बना चुकी थी। हालांकि उसके बाद भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मेजबान टीम के आखिरी 7 बल्लेबाज 53 रन ही बना सके और पूरी टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट हासिल किए और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। तो सिडनी वनडे में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मुकेश शुक्ला और जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, इन तमाम लोगों की काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। इस वक्त मैच की अगर हम बात करें तो किस तरह से जो 237 रन का लक्ष्य है, क्या कुछ रणनीति के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है मुकेश? जिस तरह से देखिए 2 मैच पहले ही भारत हार चुका था और वो पीछे चल रहा है सीरीज में, लेकिन ये आखिरी मुकाबला जो है ये रोहित और विराट कोहली के नज़रिए से देखा जा रहा है। और दोनों के फैंस जो स्टेडियम में मौजूद हैं। अभी शुभमन गिल के आउट होने के बाद जैसे ही कोहली आए दोबारा से, तो जिस तरह का क्राउड उनको वहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था, ये दिख रहा था कि इन दोनों को देखने के लिए कितना फैंस के अंदर क्रेज है। और मैच का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन डिपेंडेंसी इन दोनों के ऊपर है, क्योंकि इनका आगे का फ्यूचर यहीं से तय होना है। आगे अगर 2027 में वर्ल्ड कप में खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो तय करने के लिए अब इनको, क्योंकि ऑलरेडी T20 और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, तो वनडे फॉरवर्ड में ही खेलते हैं। लेकिन आज जिस तरह से कोहली ने 1 रन लिया और उनका जो बैक टू बैक डक था वो खत्म हुआ, तो वो खुद भी खुश थे, फैंस भी खुश थे। तो एक एक्साइटमेंट बना हुआ है इस मैच में। रिजल्ट चलो अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा किसके पक्ष में जाता है, लेकिन जिस तरह से आज गेंदबाजी हुई भारतीय गेंदबाजों द्वारा, हर्षित राणा जो कि पहले ही काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए जा चुके थे फॉर्मर क्रिकेटर के द्वारा और गंभीर के कैंप में उनको जोड़ा जा रहा था, उन्होंने आज 4 विकेट लेकर के कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। भारत के जो 6 गेंदबाज इस बार उतरे थे मुकाबले में, सभी ने इस मैच में विकेट हासिल किए। और एक अच्छा रिस्ट्रिक्टेड स्कोर जो था ऑस्ट्रेलिया का था, एक समय लग रहा था वो 300 के पार जा सकती है, लेकिन 236 पर उन्होंने ऑल आउट कर दिया। और इसके बाद जब ये रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने कमान संभाली, और जिस तरह से रोहित शर्मा आज भी अपनी पुरानी लय में दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 74 क्या स्कोर किया था और आज जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी चल रही है,
तो इन जो बड़े प्लेयर हैं इनको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए रोहित और विराट कोहली जिस तरह से अभी मैदान में मौजूद है, इनको देखने के लिए, इनके बल्ले से निकलने वाले हर एक शॉट्स को देखने के लिए वहां पर फैंस मौजूद हैं। यहाँ पर न्यूज रूम में भी इसी तरह का माहौल है और जो भी दर्शक इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों महान शख्सियतों की जो बल्लेबाजी है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक जो है सचिन तेंदुलकर का जो बल्ला है वो चला है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर है, उसके बाद रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली का नंबर आता है। तो ऐसे में ये लग रहे थे कि आज की क्या ये दोनों सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। रोहित पर थोड़ा सा है कि वो शायद अगर 70-80 रन आज करते हैं तो सचिन के रिकॉर्ड को यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी सारे रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर टूटते और बनते दिखाई देंगे और जो मैच है वो आखिरी मुकाबला है, तो ऐसे में दर्शक इसका पूरा मजा लेना चाहेंगे इन दोनों बल्लेबाजों के जरिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है अच्छी पारी खेलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए मुकेश शुक्ला, हमारे साथ हमारे संवाददाता कि इस वक्त जिस तरह से हमारे बॉलर्स का प्रदर्शन रहा काफी अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं बैटिंग लाइनअप जो है वो उनकी मेहनत को खराब ना जाने दे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारित उस वीडियो संदेश का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि कई भारतीय अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की हिरासत में हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह रिपोर्ट फर्जी है। पोस्ट में इस्तेमाल वीडियो पुराना है और वर्ष 2021 का है। पीआईबी ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे प्रसार से सावधान रहने और ऐसी सामग्री की जानकारी 8799711259 पर फोन करके या फिर factcheck@pib.gov.in पर ईमेल कर देने का आग्रह किया है। तो रहें सतर्क और इन अफवाहों को जरूर पहले जांच लें फिर विश्वास करें। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।